गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 8 गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। आज की इस क्लास की शुरुआत हम संख्याओं के समूह से करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की संख्याएं हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जैसे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव की संख्याएं। आज उन्हीं संख्याओं को हम अलग अलग समूह में, जो आपके पाठ में अध्याय में दिया हुआ है, उसी प्रकार से समूह के आधार पर पढ़ेंगे। जो सबसे पहला समूह है वो है प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और वहीं से इसके लिए हम प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जिन संख्याओं का उल्लेख किया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली जो संख्या है वो है 1, 2, 3, 4, 5, और इसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार हम गिनती पढ़ते हैं उसी प्रकार ये संख्याएं जो है आगे बढ़ती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तो बिंदु का चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है, बिंदु दिखाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि इस समूह का कोई अंत नहीं है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। अर्थात हम यह नहीं कर सकते कि सबसे अंतिम या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत जहाँ से होता है वह है 1। तो आप ये याद रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, उसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, इसीलिए उसे हम कहते हैं अपरिभाषित। याद रखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित होती है, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा नहीं दी जा सकती। और बात करते हैं दूसरे संख्याओं के समूह के बारे में। जो दूसरी संख्याओं का समूह है वो है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी भाषा में होल नंबर कहते हैं, और इसलिए उसे W से भी दिखाया जाता है। पूर्ण संख्याएं जो है W से प्रदर्शित की जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में किन संख्याओं का समावेश होता है? तो सबसे पहला जो पूर्ण संख्या है वो है 0, अर्थात जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0, और बाकी सबसे देख सकते हैं वो सारी संख्याएं वो संख्याएं हैं जो हमने प्राकृतिक संख्याओं में इस्तेमाल की थी। अर्थात इन संख्याओं की शुरुआत जो है 0 से होगी, और बाकी सारी संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात पूर्ण संख्याओं का भी कोई अंत नहीं होता। अर्थात सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है इसके बारे में कोई परिभाषा, मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है वो अपरिभाषित होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वह 0 कहलाती है। अब हम तीसरे समूह की ओर बढ़ेंगे। तीसरे समूह में हम देखेंगे, तीसरे समूह का नाम जो है वह पूर्णांक संख्या है, जिसे एक जर्मन शब्द है झेलन, जिसका अर्थ होता है संख्या, वहाँ से ये शब्द लिया गया है झेलन, और उसी का जो है अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, जिसे Z से, पूर्णांक संख्याओं को Z से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब इन पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत जिन संख्याओं का उल्लेख होता है उनमें जो है सबसे पहले ऋणात्मक संख्याएं हैं, फिर आप देख रहे हैं 0 है, उसके बाद धनात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके साथ जो है ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, वे जो है वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। और ऐसी संख्याएं जिनके आगे धन का चिन्ह लगा हुआ है, धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, वे संख्याएं जो है धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो भी हम इन्हें धनात्मक कह रहे हैं। तो अर्थात आपको समझना है कि केवल 1 लिख देने से, यदि हम केवल 1 लिख दें तो हमें यह समझना होगा कि वह उसके आगे जो है धन का चिन्ह दिया गया है, अर्थात वो धनात्मक संख्या है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या देखा, प्राकृतिक संख्याओं में सारे धनात्मक संख्याओं का उल्लेख होता है। अभी जो 0 है, 0 ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। जो 0 है वो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है ना। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं के 3 समूह पढ़े। अब जो चौथा समूह है, जो आपके पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं, ये जो हमारा चौथा समूह है, परिमेय संख्याओं को हम
परिमेय संख्याओं को हम क्यू से दिखाते हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में जो है हम कोसेंट कहते हैं और वहीं से क्यू जो है लिया गया है। तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट क्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब इन संख्याओं में, अब इस समूह में जो है ऐसी संख्याओं का उल्लेख किया जाता है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के स्वरूप में लिख सकें। अब p बटे q के स्वरूप में लिखने का अर्थ यह है कि हम जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हों, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने ये अंश बटे हर को पहले भी पढ़ा हुआ है। पिछली कक्षाओं में हम इसी अंश बटे हर वाली संख्या को भिन्न कहा करते थे। अब जो है इस क्लास में हम इन संख्याओं को परिमेय संख्या कह रहे हैं। तो याद रखना है, वे सभी संख्याएं जो p बटे q स्वरूप में अर्थात अंश बटे हर स्वरूप में लिखी जाती हों, वे सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 बटे 3, 5 बटे 8, ऋण 6 बटे 7, इस प्रकार की सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। कुछ चीज़ों को और आपको याद रखना है कि यहाँ जो p होगा अर्थात अंश जो है आपका, वो एक पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमने पहले पढ़ा, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, इनमें से ये p जो है कुछ भी हो सकता है। तथा q के लिए भी वही है, p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन q के लिए एक खास यह है कि आपको याद रखना है कि q कभी भी जीरो ना हो। हालांकि जीरो जो है पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि q जो है सारे पूर्णांक हो सकते हैं किंतु जीरो ना हो। क्योंकि अगर जीरो होगा, अब आप जैसे आपको बता दूं मैं कि 1 बटे 0, 2 बटे 0, जब किसी संख्या को एक को हम शून्य से, जीरो से भाग देंगे तो ये जो है अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई हल आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से, शून्य से भाग करते हैं तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता, तो वो अपरिभाषित कहा जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि q जो है कभी भी शून्य ना हो, अर्थात q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। p तथा q जो है वे पूर्णांक होंगे तथा q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्याओं को अब किस तरह परिभाषित करेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q अर्थात अंश बटे हर स्वरूप में लिख सकते हों, जहाँ p तथा q जो है वे पूर्णांक होंगे तथा q बराबर जीरो ना हो, ऐसी सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन 4 समूहों के बारे में, हमने इन 4 समूहों के बारे में पढ़ा। आप इन चारों समूहों को याद रखेंगे। इन चारों समूह में कौन कौन सी संख्याओं का उल्लेख किया जाता है ये भी याद रखेंगे। साथ ही आप परिमेय संख्या की परिभाषा तथा उनकी शर्त जो है, क्यों वो परिमेय संख्या वो कब कहलाएंगी, ये आप याद रखेंगे। अब इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।